जो हमारे पास आती है उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास C13 NMR यूज की जाती है। और उसमें हमने दोनों के लिए हमने ये बात की थी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, उन हमारे पास they must have odd atomic number or odd atomic mass। मतलब इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, जो कि हमने कहा था कि एमसीक्यूज में बात आपसे पूछी जाती है। और फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रोटॉन एनएमआर में, हमने कहा था कि हाइड्रोजन जो है उसको यूज किया जाता है। और हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की हमने बात की थी या हाइड्रोजन्स की बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। और ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन था, ये हमने फाइंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरह का है। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस जितना हमारे पास, हमने कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है उतना ही हमारे पास उसकी जो क्या कहा जाता है कि शील्डिंग ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको फ्लिप करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ज्यादा हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो बात हमारे पास आती है कि ये पता लगाना कि कितनी तरह के हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में बात आती है। कि मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि हमारे पास जो चीजें याद आती हैं कि जो हमारे पास हमने मैथनॉल और प्रोपेनॉल की हमने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा एक और बात लेके चलते, एक और एग्जांपल जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, बेंजीन की बात करते हैं। और बेंजीन में मैं यहां पे अटैच कर देता हूं NH2, मतलब ये एनिलीन हमारे पास है। अब अगर आपसे यहाँ पे बात पूछी जाए कि ये जो हमारे पास एनिलीन अवेलेबल है, इसमें बताएं कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे इस एनिलीन के अंदर। तो आपको देखो हमारे पास दो हाइड्रोजन यूज करेंगे एनएमआर को। तो एनएमआर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल आप लेंगे, उस सैंपल को आपको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब वो जो सॉल्वेंट हमारे पास है वो यूज किया जाता है टेट्रामिथाइलसिलेन को यूज किया जाता है। अब टेट्रामिथाइलसिलेन जो है वो सॉल्वेंट है और सैंपल है। अब हमारे पास आपने सॉल्वेंट वो वाला यूज करना होता है नॉर्मली जो सैंपल के साथ रिएक्शन ना करे। अगर वो हमारे पास सैंपल है, सैंपल को आपने सॉल्वेंट में ऐड किया, लाइक वाटर के अंदर आपने ऐड कर लिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, वाटर उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो जो हमारे पास केमिकल नेचर है कंपाउंड की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो केमिकल नेचर डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपके पास उस तरह से स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, उस सैंपल का ओरिजिनल स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वजह है कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वो वाला सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि इनर्ट हो, जो रिएक्शन ना करता हो सैंपल के साथ। एक चीज होगी, ये तीन चीजों। जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास मोस्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व। ठीक है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे
वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप उसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर ले जिसमें आपको सैंपल डिसॉल्व भी ना होता हो, तो फिर उससे आपके पास सही तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास टेट्रामेथाइलसिलेन यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चूंकि ऑर्गेनिक इन नेचर है और ये नॉन पोलर है, प्योर नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन पोलर होते हैं, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे पास होंगे उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। जब उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और डिसॉल्व होने के बाद ये उनके साथ रिएक्शन भी नहीं करता, ठीक है, इनर्ट है, उससे रिएक्शन भी नहीं करेगा, मतलब सॉल्व जो भी सैंपल होगा उसकी केमिकल नेचर को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दो इसकी बेस्ट क्वालिटीज आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसकी केमिकल शिफ्ट जीरो होती है और हमारे पास सारे हाइड्रोजन भी एक जैसे होते हैं, एक से ज्यादा पीक भी नहीं देता, एक ही सिंगल पीक आती है। तो वो हमारे पास क्या चीज हो जाती है कि उसको हम उसको कंसिडर कर देते हैं कि ये एक बेस्ट सॉल्वेंट हमारे पास आ रहा है, और बेस्ट सॉल्वेंट है तो इसी के साथ हम कंपेयर भी करते हैं। अब हमारे पास क्या चीज होती है, ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि केमिकल शिफ्ट का और क्या चीज होती है और फिर आगे से सॉल्वेंट कौन सा यूज किया जाता है। अब जरा हम बात कर लें स्पेक्ट्रम की बात करें। स्पेक्ट्रम बेसिकली कुछ यूं करके बनाया जाता है कि हमारे पास एक ये हमारे पास चीज आ जाएगी, ये ग्राफ हमारे पास आ गया, और इस ग्राफ में पहली बात तो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जो भी हमारे पास केमिकल शिफ्ट होगी जिस कंपाउंड की, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन होगा उसकी वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस आती है हमारे पास। और जो हमारे पास होगी एब्जॉर्बेंस, कितनी हमारे पास शो की गई उसे, वो रेडिएशन, स्पेसिफिक रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब की, वो हमारे पास उसके वाई एक्सिस के ऊपर आती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जीरो केमिकल शिफ्ट आ गई, और यहाँ पे हमारे पास 12, नॉर्मली 0 to 12 की हमारे पास केमिकल शिफ्ट होती है। इस साइड पे वो हमारे पास केमिकल शिफ्ट क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे केमिकल शिफ्ट 0 है, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या है, वो 12 आ रही है। मतलब इस साइड पे जाते हुए हमारे पास केमिकल शिफ्ट जो है वो हमारे पास ज्यादा होती जा रही है। और हमने कहा केमिकल शिफ्ट तब ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और हमारे पास एक और भी आपने बात याद रखनी है कि जब हमारे पास ये जो हमारे पास कह लें कि ये जो पॉइंट आता है जहां पे केमिकल शिफ्ट कम है या जीरो है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अपफील्ड साइड आ जाती है। ये जो साइड हमारे पास होती है इसको अपफील्ड साइड कहा जाता है। अपफील्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसको हम अपफील्ड कहते हैं। और ये जो हमारे पास साइड आ रही होती है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसको फिर हम कह देंगे ये डाउन फील्ड आ जाती है। मतलब ये होगा कि जब केमिकल शिफ्ट ज्यादा है, हो रही है किसी भी एटम की, हाइड्रोजन एटम की, तो वो हमारे पास डाउन फील्ड शिफ्ट होता जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती जा रही है, वो अपफील्ड शिफ्ट हो जाता है। अब यही बात अगर इसको मैं यहाँ पे जरा इस जो हमारे पास यहाँ पे एनिलीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया और उसमें जो हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए, अब उसकी जरा यहाँ पे हम पीक्स बनाते हैं। पहली बात तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे कौन सा, टेट्रामेथाइलसिलेन यूज करते हैं, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, 0। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब है ये जो आपके पास यहाँ पे पीक आ रही है 0 के ऊपर, जो एक्सिस की वैल्यू आ रही है बेसिकली, ये हमारे पास किसकी पीक आ रही है, टीएमएस की पीक आ रही है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप ये जो इससे आगे 0 से आगे जितनी पीक्स आएगी वो कंपाउंड्स की होंगी, जिसका जो सैंपल है, जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नजर आ रहे हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर अवेलेबल है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 4 पीक्स आती है। अब यहाँ पे देखना है कि पहले कौन आएगा, पहले पीक किस हाइड्रोजन की आएगी और बाद में पीक किस हाइड्रोजन की आएगी,
ये जो चीज हमारे पास आती है, ये यहाँ पे इससे हम ये आंसर निकालते हैं या इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी उसकी शिफ्ट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन नंबर 1 अवेलेबल है, हाइड्रोजन नंबर 1, इसकी जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो इधर डाउन फील्ड वाली साइड पे होगा। सबसे ज्यादा जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, मतलब उस साइड से अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे सबसे आखिर में जो आ रहा होगा वो हाइड्रोजन नंबर 1 होगा। और हमने कल ही बात की थी कि जितना हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। जितने ही हमारे पास हाइड्रोजन, जितना जो भी कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर होता जाएगा उतने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन नंबर 4 अवेलेबल है ये हमारे पास इस नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा दूर यही हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा ये हमारे पास सबसे कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन नंबर 3 है वो थोड़ा सा उससे ज्यादा वैल्यू पे आएगा। हाइड्रोजन नंबर 2 भी हमारे पास उससे थोड़ा सा और हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जबकि जो हाइड्रोजन नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो चीज हमारे पास आ रही है, हाइड्रोजन नंबर 4 है, ये हाइड्रोजन नंबर 3 है, ये हाइड्रोजन नंबर 2 है और ये हाइड्रोजन नंबर 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 पीक्स नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक और भी चीज अगर आपको यहाँ पे आपने गौर करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगी कि मैंने जो हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 1 को भी हमारे पास लार्ज होना चाहिए। अब हाइड्रोजन नंबर 1 जो हमारे पास है 2 और 3, हाइड्रोजन 1 2 3 उसकी पीक्स बड़ी मैंने बनाई है, और जो हाइड्रोजन नंबर 4 है उसकी पीक मैंने बाकियों से हाफ बनाई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन नंबर 1 भी 2 है, हाइड्रोजन नंबर 2 भी 2 है, हाइड्रोजन नंबर 3 भी हमारे पास 2 अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन नंबर 4 एक ही है। तो ये जो हमारे पास अब्जॉर्बेंस होती है, जो इंटेंसिटी, इसको आप दूसरे अल्फाज में इंटेंसिटी भी कहते हैं, ये जो इंटेंसिटी हमारे पास है, ये जो हाइट ऑफ पीक है, ये डिपेंड करती है कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 1 भी 2 है, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3, ये सारे दो दो है, इनकी पीक्स ऑलमोस्ट एक जैसी आ रही है। हाइड्रोजन नंबर 4 जो है वो चूंकि एक ही हमारे पास है, तो उसकी पीक बाकियों से हाफ हो जाती है। और टेट्रामेथाइल सेलेन में टोटल अगर आप देखेंगे तो 12 हाइड्रोजन है, इसकी पीक सबसे ज्यादा आ रही है। जितने एक तरह के हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी हाइट ऑफ पीक जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जब वो आ जाती है बात कि ये हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको जरा शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ तक जो चीजें क्लियरिफाई हो गई होंगी।